नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा आपने पुराने वीडियो में देखा कि हम लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, और इसमें पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया था कि सबसे पहले तो फोर्स होता क्या है। फोर्स बेसिकली हमने बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फोर्स होता क्या है बेसिकली, फोर्स पुश और पुल होता है। यहाँ पर हम आपको ये नहीं बता रहे कि पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इस एक पार्ट आ चुका है। मैं हल्का सा जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको कैचअप हो जाए और आपको एक हल्का सा रिवाइज हो जाए कि क्या क्या हो चुका है। बैलेंस फोर्स जाना था, अनबैलेंस फोर्स जाना था कि कैसे जब रिजल्टेंट ज़ीरो होता है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, बॉडी मूव नहीं करती है, तो जिस वजह से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोर्स वहाँ पर नेट ज़ीरो लग रहा है। इसके साथ यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको जानना ज़रूरी है। जहाँ भी हमको मूवमेंट देखने को मिलेगा वहाँ पर हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स ही अप्लाई हो रहा होगा। इसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये जाना था हमने। इसमें बेसिकली दो पार्ट थे इसके, रेस्ट के या इनर्शिया का। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, गति है उसकी, उसे कोई इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो हमेशा उसी मोशन में रहेगी जब तक अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई और फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये बात हमने एक एग्जांपल के तौर पे सीखी थी कि कैसे सैटेलाइट्स वगैरह मूव करती हैं। जब भी हम देखते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, वो हमेशा ऑर्बिट करता है हमारी अर्थ के अराउंड, लेकिन उस पर रेगुलरली कुछ फोर्स या रॉकेट फ्यूल उसमें यूज़ नहीं होता है। बस एक बार वहाँ पर फोर्स को दे के छोड़ दिया गया था, एक इनिशियल उस पर स्पीड दे के। उसके बाद क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता आउटर स्पेस में, इस वजह से हमको वहाँ पर इनफाइनाइट टाइम तक वो ऐसे ही मूव करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई अपोजिट फोर्स लगाकर उसको रोका जाए या धीमा किया जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और क्या चीज़ें थी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने था हमको। तो मोशन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेसिकली, द फोर्स। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता दिया रेस्ट और इनर्शिया के बारे में। रेस्ट होगा, मोशन में होगा तो क्या चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में जानेंगे। इसका सेकंड लॉ ऑफ मोशन कुछ नहीं है, बस ये फार्मूला बताता है हमको कि न्यूटन के सेकंड लॉ का फार्मूला क्या है, एफ इक्वल्स टू कितना है। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। अब यहाँ पर इसको क्या अच्छे से समझने का, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बेसिकली फोर्स कहलाता है, या इसको हम एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिनली इसका फॉर्मूला होता है dp/dt, लेकिन मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को mv से डिनोट करते हैं। और अगर यहाँ पर अपॉन टी आएगा तो ये पूरी चीज़ क्या हमारी एक्सेलरेशन बन जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v/t हमारी क्या बोला जाता है, उसको एक्सेलरेशन बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बोलते हैं हम क्या, फोर्स। इसके बाद यहाँ पर थर्ड लॉ आता है। बेसिकली यहाँ पर हमें कोई चीज़ समझने वाली नहीं थी, बस यही जानना था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई भी फोर्स निकाला कैसे जा सकता है, वो इससे सेकंड लॉ से पता किया हमने। फोर्स पढ़ तो रहे हैं लेकिन निकालेंगे कैसे ये जानना ज़रूरी है, इसके लिए ये हमारा सेकंड लॉ था। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ हर जगह यूज़ होता है बेसिकली। अगर आप बैठे हुए हैं, आप चल रहे हैं, अगर आप चंद्रयान 3 का रॉकेट लॉन्च देख रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी और समझ में भी आएंगी, तो आपने सोचा भी होगा। अब मान लीजिए कभी आपने एक बात नोटिस करी होगी, आप कर भी सकते हैं, एक दीवार है, उस दीवार पर जब धक्का लगाने की कोशिश करिए तो आप कहेंगे कि वो दीवार तो मूव कर नहीं रही, लेकिन आप ज़रूर पीछे मूव कर रहे हैं। इसका कहने का ये चीज़ यहाँ से निकल कर आता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन अ सेम बॉडी। अब बेसिकली कहा क्या जा रहा है यहाँ पर कि एक्शन हमेशा रिएक्शन के बराबर होता है। इसको हम इस सेंस में देखेंगे कि मान लीजिए हम एक जगह खड़े हैं, तो हम क्यों खड़े हैं, या हम नीचे क्यों नहीं चले जाते धरती के, या हम ऊपर क्यों नहीं उड़ जाते। तो हम बेसिकली एक जो हमारा वो है क्या, प्लेटफॉर्म है जिस पे भी हम खड़े हैं, चाहे वो हमारी धरती हो, चाहे वो हमारी छत हो, जो भी हो, तो उस पर जब हम खड़े रहते हैं तो क्या होता है, हम एक नीचे फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि होता है mg, जो हमारा वेट होता है। इसके बाद हम एक ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको कहते हैं रिएक्शन फोर्स, वो भी mg के ही बराबर होता है, लेकिन हम उसे r से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों बेसिकली आपस में बराबर होते हैं, इस वजह से हम कभी भी मूव नहीं करते हैं और एक जगह खड़े रहते हैं। अब एक्शन रिएक्शन तो पढ़ लिया हमने, इसके एग्जांपल्स लिखेंगे और जानेंगे मोमेंटम वगैरह क्या होता है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने मोमेंटम की जाना था, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम।
इज कॉल्ड फोर्स। तो हम इसके बारे में और भी जान लेंगे। बेसिकली लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम भी कई प्रकार के होते हैं, एंगुलर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। यहाँ पर हम लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यहाँ भी सीधे फॉर्मूले जैसी बात ही हो रही है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय पी, इट्स यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहाँ पर उसकी कोई ऐसे एग्जैक्ट यूनिट तो नहीं होती है, जैसे फोर्स को हम न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट अगर उसकी हम CGS यूनिट की बात करें तो वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होती है इसकी CGS यूनिट। लेकिन हम इसको हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कि इसकी यूनिट हो जैसे क्या, किलो न्यूटन। ये तो हमने जान ही लिया। इसके बाद एक और चीज़ समझते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की बात करी जा रही है। एन एक्सटर्नल फोर्स, इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अ सिस्टम, एक सेकंड मैं इसको पेन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जब तक आप थोड़ा यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। चलिए यहाँ पे जूम करके आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा बस। इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अगर वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। इफ़ टू पार्टिकल और टू मासेस m1 and m2 मूव विद अ वेलोसिटी of u1 and u2 before collision and after collision they will have v1 and v2। अगर मान लीजिए, इसका एग्जांपल आप देखेंगे, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ से एक बॉल आ रही है और इस साइड से एक बॉल आ रही है और इनकी m1 और m2 है, इसकी m1 v1 है, इसकी m2 v2 है। अगर ये दोनों आपस में जा रहे हैं तो साथ में चलते रहेंगे। अगर ये अपोजिट आ रहे हैं और इनका सेम है दोनों का, तो ये यहीं पर आके रुक जाएंगे। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, देखते हैं कि इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स बेसिकली क्या होता है, कोई भी जब भी हम बात चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात करते हैं, जब इसका यूज़ होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। और यहाँ पर जो डेल्टा है, ट्राइंगल है बेसिकली, ये हमारे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पर डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ मोमेंटम की, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मान लीजिए एक बैटर ने एक बॉल को हिट किया, बॉल का एक मास है m, मान लो उसका मास है कितना, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जो भी मास है उसका उतना है। उसकी वो बहुत एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम पर उस पर एक बहुत तेज़ बल्ले से वार किया गया, क्योंकि जैसी बॉल बल्ले से हिट करती है वैसी जब दूर चली जाती है वैसे ही फेंक जाती है आपस आसमान में। तो यहाँ पर क्या हुआ, वैसे ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम पर एक बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई हुआ, उसी को हम कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, इसको हम इंग्लिश भाषा में भी समझ सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, ये आपके लिए काम आई जो बता रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ को हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेट करके भी समझ सकते हैं। मोमेंटम हम बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको यूज़ करते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम क्या होता है, मैं कहता हूँ ना कि मेरा मोमेंटम अच्छा चल रहा है, मतलब मैं काफ़ी अच्छी तरीके से मूव कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो मूवमेंट है, मेरे अंदर का जो फ्लो है वो काफ़ी सही है। और फिर इम्पल्स क्या होता है, हम कहते हैं इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए हमको। इम्पल्सिव मतलब जो बिल्कुल शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम पर जो काम करते हैं उसे हम इम्पल्स कहते हैं। तो ऐसे करके भी मैं समझ सकता था कि इम्पल्स मोमेंटम का मतलब क्या होता है। फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है। व्हेन द बॉडी स्लाइड्स और हैज़ अ स्लाइडिंग टेंडेंसी और रोल्स ओवर अनदर बॉडी और सरफेस, देन अ फोर्स अपोजिंग द मोशन एक्ट बिटवीन दो सरफेस of the body which are in contact, this force is called friction। जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रब करेगी या रोल करेगी या स्लाइड करेगी, तो जिस डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है, मान लीजिए, और अच्छे से बनाता हूँ, एक सेकंड में सर्कल ही बना देता हूँ। मान लीजिए बॉडी ऐसे टच कर रही है और ये नीचे साइड को जा रही है ऐसे। अब जब ये बॉडी नीचे को जाएगी तो इसका जो नेट फोर्स है, सारी चीज़ें यहाँ अप्लाई हो रही हैं, मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक हल्का सा आपको फ्रिक्शन अप्लाई होते हुए एक नई चीज़ दिखाई देगी, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। एक ऐसा फोर्स जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसको हम बहुत तरीके से चीज़ों में बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेसिक लैंग्वेज में और बेसिक दुनिया में भी हम इसे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं साइकिल चलाता हूँ, सबने साइकिल चलाई होगी, सबने बाइक चलाई होगी। जब भी आप साइकिल चलाते हैं तो आप पैडल मारते हैं उसमें,
तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि अगर मैं मान लीजिए थोड़ा बहुत तेज़ मैंने पैडल मारे, उसके बाद मैंने मारना बंद कर दिया पैडल, तो मैं ये देखूंगा कि कुछ देर बाद मेरी जो स्पीड है वो कम होती जा रही है धीमे धीमे करके, और एक टाइम पे जाके रुक जाएगी। तो वो रेजिस्टेंस कैसे पैदा हुआ, वो वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से मेरा फोर्स घटने लगा। क्योंकि फर्स्ट लॉ तो यही कहता है कि जब तक मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं तब तक वो मोशन में ही रहेगी। ऐसे तो मैं 4 पैडल मारूं और मेरी तो दुनिया भर की मोशन में रहे, फिर तो रुकेगी ना। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, एक अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है। मान लीजिए मोशन यहाँ हो रहा, तो एक फोर्स यहाँ पर लगेगा, जिस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन एक कांटेक्ट में आने पे एक बॉडी के दूसरे बॉडी में उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के अप्लाई होता है, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पर बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। बेसिकली काइनेटिक का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है तो वहाँ पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। जब भी कोई चीज़ मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो वहाँ पर एक काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, वहाँ पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन नाम की एक चीज़ आती है। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि उसमें मोशन नहीं हो रहा है, वो रुकी हुई है, तो वहाँ पर स्टैटिक है वो। तो अगले वीडियो में हम लाइक पैरेलल फोर्सेस और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखा है अगर आपने यहाँ तक, तो आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।